हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी और मोबिलिटी का रिलेशन, मोबिलिटी की डिपेंडेंस डोपिंग और टेम्परेचर पर, और उसके अलावा हम लोग एक इफेक्ट और डिस्कस करेंगे जो कि कहलाता है हॉट कैरियर इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी और मोबिलिटी का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो हमारी करंट डेंसिटी होती है उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, और सिग्मा की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं, एन क्यू स्क्वायर टाउ अपॉन एम एन स्टार। ठीक है, जहाँ पर एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एम एन क्या है, एम एन है इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास। ठीक है, और टी क्या है, मीन फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम। ठीक है, तो अब देखिए मोबिलिटी किस तरह से, मोबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से हमारा कैरियर जो है वो लैटिस में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो मोबिलिटी जो होती है वो सिग्मा इज इक्वल टू एम क्यू म्यू एन होती है। ठीक है, एन क्यू म्यू एन होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन। अगर हम होल की बात करते हैं तो होल को हम लोग सिंपली इस तरह से दर्शा सकते हैं कि उसको म्यू पी दिखा सकते हैं, और पी जो है वो होल की डेंसिटी दिखा सकते हैं। ठीक है, होल की डेंसिटी क्या दिखाई हमने, पी दिखाई है, और उसकी जो मोबिलिटी है उसको म्यू पी से दिखाया। ठीक है, तो म्यू एन को अगर हम लोग देखें तो म्यू एन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन की बेसिकली वैल्यू हो जाएगी क्यू टाउ एम एन स्टार। ठीक है, टी क्या है, मीन फ्री टाइम है, एम एन क्या है, हमारा इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चूंकि हमारी करंट बहती है होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से, तो अगर हम कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाहें करंट डेंसिटी की तो हम किस तरह से लिखेंगे, करंट डेंसिटी की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो बेसिकली इस तरह से लिखी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, इस करंट के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये करंट जो है वो किसकी वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, और ये करंट किसकी वजह से है, ये है होल्स की वजह से। ठीक है, एक में होल की डेंसिटी लिखी हुई है, एक में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लिखी हुई है, एक में होल की मोबिलिटी है और एक में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है। कंबाइंड इफेक्ट जो हमारा होता है वो हम लोग इस इक्वेशन से दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मोबिलिटी किस चीज़ का मेजर है, मोबिलिटी इस चीज़ का मेजर है कि हमारे चार्ज कैरियर्स कितनी आसानी से हमारे मटेरियल के अंदर ट्रैवल कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो अब मोबिलिटी की जो डिपेंडेंस होती है वो दो चीज़ों पे होती है। पहला होता है डोपिंग और दूसरा होता है टेम्परेचर। मोबिलिटी टेम्परेचर और डोपिंग के हिसाब से किस तरह से वेरी करती है वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। इस पे गेट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मोबिलिटी जो होती है, कैरियर की जो मोबिलिटी होती है उसको दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पहली चीज़ तो डोपिंग और दूसरी चीज़ टेम्परेचर। ठीक है, जो डोपिंग से इफेक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग, और जो टेम्परेचर से इफेक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस स्कैटरिंग। अब ये दोनों फिनोमेना क्या होते हैं, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग और लैटिस स्कैटरिंग। बेसिकली स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का उसके पास से डिफ्लेक्ट हो जाना। डिफ्लेक्ट कब होगा, जब कोई भी एटम से वो टकराता है या फिर किसी भी इम्प्योरिटी से वो टकराएगा तो डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो लैटिस स्कैटरिंग की अगर बात करें तो अगर हम हमारा कोई भी मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, अगर 0 केल्विन से टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैवल कर रहा है तो वाइब्रेट होते हुए एटम से वो टकराएगा और उसका जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इनका वाइब्रेशन भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इनके पास ज़्यादा एनर्जी हो रही है, इनको ज़्यादा एनर्जी इम्पार्ट की जा रही है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मोबिलिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके फ्लो में भी कठिनाई आएगी, यानी कि क्या होगा, उसकी मोबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब जो लैटिस स्कैटरिंग होती है वो हाई टेम्परेचर्स पर होती है। ठीक है,
और लैटिस स्कैटरिंग टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करती है, वो इस तरह से वेरी करती है। ये रिलेशन उनके बीच में रहता है एज ए टेम्परेचर के साथ जो मोबिलिटी होती है उसका जो रिलेशन होता है वो म्यू1 प्रोपोर्शनल टू T⁻³ होता है। ये होता है लैटिस स्कैटरिंग के केस में। अब हम लोग देखते हैं कि इम्प्योरिटी स्कैटरिंग क्या होती है। जो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग होती है वो डोमिनेंट होती है लो टेम्परेचर में, ठीक है, और लैटिस स्कैटरिंग डोमिनेंट होती है हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए इम्प्योरिटी स्कैटरिंग के केस में क्या होगा, अगर हमारे कैरियर की वेलोसिटी कम है, ठीक है, तो इम्प्योरिटी उसको ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, जाहिर सी बात है। अगर हमारे कैरियर की वेलोसिटी ज़्यादा है तो इम्प्योरिटी उसको थोड़ा सा कम इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक ही होगी, क्योंकि उस पॉइंट के बाद जो है लैटिस स्कैटरिंग डोमिनेंट हो जाएगी। ऑलराइट, तो क्या होता है कि अगर हम लोअर टेम्परेचर्स की बात करें, ठीक है, लोअर टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो लैटिस स्कैटरिंग डोमिनेंट नहीं होती, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग डोमिनेंट होती है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता रहता है हमारी मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो जो मोबिलिटी होती है हमारी वो प्रोपोर्शनल हो जाती है इम्प्योरिटी स्कैटरिंग के केस में T⁻³ के। लैटिस स्कैटरिंग के केस में क्या हुआ करता था, म्यू1 इज प्रोपोर्शनल टू T⁻³ ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने वाली है। अगर हम इन्हीं का डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं या फिर ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो किस तरह से ड्रॉ होगा, हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पर जो है मोबिलिटी अगर मैं दर्शा दूँ, ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी, और ये प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी T⁻³ ठीक है। तो अगर इस एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर दिखा रहे हैं तो, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो प्रोपोर्शनलिटी किसकी है, T⁻³ से, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहले है तो हमारी मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। प्रोपोर्शनलिटी क्या है, T⁻², ठीक है। तो इस तरह से हमें दो मोबिलिटीज प्राप्त हो रही है। अगर हम इसको म्यू1 और म्यू2 मान लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो हमें टोटल अगर मोबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1/μ इज इक्वल टू 1/μ1 प्लस 1/μ2, ठीक है। एक हमारी जो मोबिलिटी है वो किस वजह से आ रही है, वो आ रही है इम्प्योरिटीज की वजह से, ठीक है, और ये मोबिलिटी हमारी आ रही है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा यानी कंबाइंड मोबिलिटी होगी वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसी टाइप से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। अब हम लोग एक चीज और डिस्कस करते हैं, हाई फील्ड इफेक्ट, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं हॉट कैरियर इफेक्ट, ठीक है। तो हॉट कैरियर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हॉट कैरियर इफेक्ट, हमारी करंट डेंसिटी किस तरह से दर्शाते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। अब हॉट कैरियर इफेक्ट, ये चीज जो है, ये चीज क्या है, करंट डेंसिटी है हमारी, किस में डिपेंडेंस है, कंडक्टिविटी के ऊपर और लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। इसी को अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में अगर देखें तो किस तरह से हम दर्शा सकते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में हम लोग इसको दर्शाएंगे VD, ठीक है जी, और ये हमारा हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंडीशन। इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन जो है वो इस टाइप से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि हम लोग ये मानते थे कि वो किस पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी जो वेरिएशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, सॉरी, अब हम बात करते हैं हॉट कैरियर इफेक्ट की, ठीक है। तो हम लोग करंट डेंसिटी जो होता है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं सीधे। तो J इज इक्वल टू होता है सिग्मा E, ऑलराइट। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और J है करंट डेंसिटी हमारी, ठीक है। अगर हम लोग इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, -Qn Vd, ठीक है। Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें।
अब क्या होता है कि जो रिलेशन है बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस तरह से वेरी करता है अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। फॉर स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन। ठीक, स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये आराम से काम करता है। क्यों? करंट डेंसिटी लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है, ये वैलिड होता है कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्मॉल होती है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻³ की ऑर्डर की हो जाती है, ठीक है, 10⁻³ की ऑर्डर की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है तो इस रिलेशन में क्या होता है कि जो आपको लीनियर रिलेशन समझ में आ रहा है, ये रिलेशन जो है वो सब लीनियर टाइप का हो जाता है। ठीक है, कि एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो ये लीनियरिटी प्रदर्शित करता है, लेकिन एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो ये लीनियरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और ऐसा किस लिए होता है वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, at a particular electric field Vd जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ग्राफ, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लीनियरली वेरी कर रहे थे, मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पॉइंट के बाद जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है वो सारी लैटिस स्कैटरिंग में चली जाती है। ठीक है, होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रही है हमारी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट कैसे हो सकती है जब मैं उसको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, फिर भी उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जबकि उसकी एनर्जी का एक पार्ट या उसकी वेलोसिटी का एक पार्ट जो है वो लैटिस में चला जाए, यानी लैटिस स्कैटरिंग में वो पार्ट ले ले, यानी कि लैटिस से टकराए और उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो लैटिस स्कैटरिंग में चली जाती है, लैटिस का टेम्परेचर बढ़ाने में वो खर्च हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हॉट कैरियर इफेक्ट। हॉट कैरियर इफेक्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो डिपेंडेंस होती है वो लीनियर ना रह के अब सब लीनियर टाइप की हो रही है, और हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाती है? थर्मल वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉट कैरियर इफेक्ट। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग जंक्शन डायोड को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले फर्मी लेवल के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको रिविजिट करेंगे और नए कॉन्सेप्ट भी फर्मी लेवल के देखेंगे जिसका यूज़ जो है जंक्शन डायोड में किया जाएगा। थैंक यू।